गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने गैस स्टेट स्टार्ट किया था, उसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो आई गेस कि क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 18 तक, नहीं, या क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 18 तक। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने गैस स्टेट तक पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने लॉज देखा था। दे वर एक्चुअली 4 लॉज: बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ एंड गेज-लुईस लॉ। और उसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो रिलेटेड है, सिमिलरली प्रेशर और टेम्परेचर कैसे रिलेटेड है, एंड सिमिलरली वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स कैसे रिलेटेड है। सो combining these three laws, which is Boyle's law, Charles law and Avogadro's law, अगर ये कोई gas follow कर रहा है strictly, so that gas is known as ideal gas. So this concept of ideal gas is an hypothetical formation of this is a theoretical method. Okay, हाँ बोलो। अभी गैस स्टेट का करते हैं। अगर आपको कोई मोल कॉन्सेप्ट का कोई डाउट है तो मुझे बताओ, व्हाट्सएप पे मुझे बता देना, ठीक है। ओके, तो yes, I was saying कि the concept of the ideal gas is completely hypothetical and there is no such gas which is ideal. There are certain gases which behave ideally under certain conditions. ठीक है, वो कंडीशन है कि आपका जो प्रेशर होना चाहिए वो लो प्रेशर होना चाहिए और टेम्परेचर जो है वो हाई टेम्परेचर होना चाहिए तब। ठीक है, वो हम देखेंगे कि कैसे आता है वो कंडीशन, है ना। मैथमेटिकली भी हम लोग उसको प्रूव कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6 में मैं आंसर आपको बता देता हूँ। So if you have any doubts, then do let me know. ठीक है, so the temperature of a certain mass of gas is increased from 37 degree Celsius to 38 degree Celsius, the volume of the gas. ठीक है, क्या होगा? ये क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व किया है या नहीं किया है? अदरवाइज हम क्लास में कर लेते हैं अभी। किया है, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, क्या आ रहा था 7th में? When a definite mole of different gases are heated from 20 degrees Celsius to 40 degrees Celsius at constant pressure, their volume. क्या आ रहा था 7th का? क्या प्रॉब्लम है? सो दिस इज फॉर क्वेश्चन नंबर 7। ओके नेहा, ओके रितम, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। ओके शुभंकर, सो फॉर दोज गाइज हु आर थिंकिंग कि जो प्रेशर है वो डबल हो रहा है, आंसर है। सो आई विल टेल यू कि आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि आपका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो आपका
केल्विन में होना चाहिए, ना कि डिग्री सेल्सियस में। आपने डिग्री सेल्सियस में अगर टेम्परेचर डबल किया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी आपका डबल होने वाला है, ठीक है। सो इट इज़ जस्ट दैट कि यू आर जस्ट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाई 20 डिग्री सेल्सियस और बाई 20 यूनिट्स, ठीक है। तो इफ़ यू हैव टेम्परेचर लाइक कि अगर आपका टेम्परेचर 300 केल्विन है तो आप उसको 320 कर रहे हो, ना कि 600 कर रहे हो, ठीक है। सो मोस्टली कुछ लोगों ने ए आंसर दिया है, कुछ लोगों ने बी आंसर दिया है, मोस्टली लोगों ने बी आंसर दिया है। सो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। इसका आंसर ए नहीं होगा, इसका आंसर गलती होगा। डिफरेंट मोड डिफरेंट गैसेस आर हीटेड फ्रॉम 20 डिग्री टू वॉल्यूम pressure pressure is extent सी होना चाहिए इसका आंसर। इसका आंसर सी होगा। सो एज आई सेड कि इफ यू हैव इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, सो यहाँ पे इसका टेम्परेचर क्या है, इसका टेम्परेचर है 293 केल्विन, राइट, और इसका टेम्परेचर है आपका 313 केल्विन। सो व्हेन विल अप्लाई those laws, और यहाँ पे जैसे आपको दिया हुआ है कि when definite mole of different gases, so your moles is constant in this equation of PV is equals to nRT, your mole is constant, ठीक है। At constant pressure is also constant, so definitely your volume is directly proportional to temperature, so therefore I can say कि V1 by T1 is equals to V2 by T2, right, or from here you can say कि V1 by V2 is equal to T1 by T2, right। So if you'll put the temperature as T1, इसको T1 मान ले और इसको T2 मान ले, ठीक है। So definitely this ratio V1 by V2 is less than 1, है कि नहीं। So therefore I can say कि V2 is greater than V1. So definitely the volume has increased, but how much it is increased? It is increased by the ratio of their temperature, not by their molar mass. किसी को कोई डाउट है इसमें तो बताओ, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं, या सॉल्यूशन? बोलो। ठीक है, एक बार फिर से बताना है। चलो, मैंने आपको बोला था कि आप टेम्परेचर जब भी लोगे आप केल्विन में लोगे, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में नहीं लेना है टेम्परेचर, कहीं भी, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, किसी में भी हो, ठीक है। सो व्हाट आई हैव डन इज कि आई हैव कन्वर्टेड दिस 20 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, 273 ऐड कर दिया, दिस इज 293 एंड दिस इज 313, राइट। अब ये क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है कि मैंने डेफिनेट मोल ऑफ डिफरेंट गैसेस, डेफिनेट मोल का मतलब द मोल इज कांस्टेंट, ठीक है, आर हीटेड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर, तो प्रेशर भी कांस्टेंट है और मोल्स भी कांस्टेंट है, आर तो कांस्टेंट है ही। सो आई कैन से कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, राइट। तो ये हमारा लॉ आ गया, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ V1 by T1 इज इक्वल्स टू V2 by T2, राइट, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है और मैंने V एक जगह ले आया है और टेम्परेचर जो है एक साइड ले आए हैं, और यहाँ से हम लोग टेम्परेचर अगर T1 और T2 का वैल्यू पुट करोगे तो दैट विल बी T1 by T2 is 293 by 313 which is less than 1, राइट। 293 डिवाइड बाई 313 लेस देन 1 आएगा, तो इसका मतलब है कि V1 by V2 भी लेस देन 1 आएगा, और इससे अगर रीअरेंज करते हैं तो V2 इज ग्रेटर देन V1, राइट। लेकिन हम लोगों को जो एग्जैक्ट वॉल्यूम में कितना चेंज आया है वो इस रेशियो में चेंज आया होगा ना, T1 by T2 के रेशियो में चेंज आया होगा। अगर कोई आपसे रिलेशन पूछे कि भाई मुझे रिलेशन बताओ V1 और V2 का, तो V1 और V2 का मैं यही रिलेशन बता सकता हूँ कि भाई V1 is equals to 293 by 313 times V2, ठीक है।
So definitely the volume has increased, but it has increased up to this extent, right? तो यहाँ से हम लोगों के पास सॉल्यूशन आ जाएगा। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करके। ओके वेरी गुड गोविंद। Yes, Supratik, you are absolutely right. No, Ritam, I don't think so. Yes, Pooja, you are absolutely right. So I'm ending the poll. Yeah, the correct answer is option A. Okay, so most of you guys are right. चलो देखते हैं कैसे आएगा। कुछ लोगों को आई गेस डाउट होगा, because some few of you people have corrected to the option C and option D. So first of all, कैसे करेंगे इसको प्रॉब्लम को कि let's see कि हमारे पास दो कंडीशन है। एक हमारे पास कंटेनर है और इस कंटेनर में एक पार्टीशन बना हुआ है, ठीक है। इस पार्टीशन में कह रहे हैं कि इसका वॉल्यूम जो है वो 2V है और इसका वॉल्यूम V है। इसमें जो प्रेशर दिया हुआ है वो 800 नैनोमीटर है और इसका प्रेशर जो है वो 680 नैनोमीटर है, ठीक है। सॉरी मिलीमीटर, 680 मिलीमीटर और 800 मिलीमीटर।
अब फाइनली जब आप इसको कनेक्ट कर दोगे तो इसका जो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा वो 3V हो जाएगा एंड वी हैव टू फाइंड आउट द प्रेशर। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि लेट्स एज्यूम द नंबर ऑफ मोल्स जो है चेम्बर 1 में N1 है और नंबर ऑफ मोल्स इन चेम्बर 2 इज N2, राइट। और फाइनली यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स है दैट इज N टोटल। ठीक है ना। सो यहाँ से अगर मैं करूँ कि N टोटल इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ N1 प्लस N2, ये हो जाएगा। अब N की जगह जो है वैल्यूज पुट कर देते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से, दैट इज P टोटल V टोटल डिवाइडेड बाय RT। टेम्परेचर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि टेम्परेचर इज रिमेन कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा होता तो देता और उसके हिसाब से फिर हम लोग ये इक्वेशन लिखते। ठीक है, तो RT तो कैंसिल हो जाएगा पूरा कॉमन आकर के सभी जगह, तो P टोटल V टोटल इज इक्वल्स टू P1 V1 प्लस P2 V2। यहाँ से जो आपका P टोटल आएगा वो 760 आएगा। ठीक है, देख लो एक बार सॉल्व करके जिनका दूसरा ऑप्शन आ रहा था। P total is P, V total is 3V, P1 is 800। ठीक है, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे P1 is 800, V1 is 2V, P2 is 680 millimeter है and V2 is V and V total is 3V। आ रहा है? हाँ, 9th वाला जो है वो आपका मल्टीपल चॉइस है। 8th में तो किसी को डाउट नहीं है ना, 8th का आ रहा है, सबका आ गया 8th वाला आंसर 760। रितम आ गया ना? ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9th इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड।
ओके नेहा। हाँ सुप्रतीक, चलो देखते हैं आंसर, देखते हैं क्या है इसका। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। फ्रॉम द गिवन पॉइंट ऑफ क्वेश्चन कि वी विल कंसिडर कि दिस कर्व इज करेक्ट। ठीक है, और इसको हम लोग बेस मानते हुए वी विल सॉल्व इट। राइट, सो वी नो कि हमारे पास जो इक्वेशन है ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, वी हैव दिस इक्वेशन एज वॉल्यूम इज इक्वल टू एन आर बाई पी इंटू टी। ठीक है, यहीं से जो है हमारा स्ट्रेट लाइन आता है, तो जो 2 से 3 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुआ है, ये वाला 2 से 3, सो दिस स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन बिकॉज द प्रेशर इज कांस्टेंट एंड दैट्स व्हाई योर स्लोप इज आल्सो कांस्टेंट। ठीक है, तो दिस इज y इज इक्वल्स टू mx का कर्व है। ठीक है, और अगर हम लोग 1 और 2 का देखें, तो जो 1 और 2 का इक्वेशन है वो आपका इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी, इसका इक्वेशन है। ठीक है, सो डेफिनेटली यहाँ पे जो आपका स्लोप है, दिस स्लोप, मैं 1 से 2 की बात कर रहा हूँ, 1 से 2। ठीक है, सो ये जो आपका स्लोप है, दैट स्लोप इज नेगेटिव स्लोप। राइट, तो यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन है वाई, ये वाला v इज इक्वल्स टू एन आर टी, तो यहाँ पे हुआ क्या होगा कि ये जो स्लोप है वो हमारा नेगेटिव आ रहा है। आपको क्या लगता है? जिनका सी आ रहा था, मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि सी आपका कैसे आ रहा है? हाउ यू केम टू द कंक्लूजन दैट गैस एट प्रेशर 3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ स्टेट 1? हम्म, तो अच्छा, आपने इस इक्वेशन को ऐसे लिखा है। ठीक है, ऐसा भी देख सकते हैं, चलो ठीक है, कि जैसे आपने को बोला कि P एट 1 अगर हम बात करें और P एट 3 की अगर बात करें, तो दैट विल बी इक्वल टू T1 बाई V1 और T3 बाई V3। ठीक है, सो यू आर सेइंग कि आपका T1 और just give me a sec. You are saying कि T1 और T3 को अगर हम लोग देखें, T1 और T3 को, सो T1 by T3 is less than 1 और
अगर हम लोग V3/V1 देखें, V3/V1 तो ये वाला आ रहा है, चलो कर यूज कर लेते हैं। ठीक है, V3/V1, so this is also less than 1, है ना। तो दो क्वांटिटी है जिसका आपका मल्टीपल जो है वो लेस देन 1 है, राइट। तो डेफिनेटली ये इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी लेस देन 1 ऑल्सो। तो P1/P3 इज लेस देन 1। तो यहाँ से आपका जो P3 का जो प्रेशर है दैट इज ग्रेटर देन 1। द पॉइंट इज कि फ्रॉम 1 से 2, अगर 1 से 2 जाएंगे हम लोग तो आप ये देखो कि ये जो स्लोप है आपका माइनस का स्लोप है। सो दिस इज अज्यूमिंग कि प्रेशर इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, दैट्स व्हाई दिस स्ट्रेट लाइन इज कमिंग। अगर स्ट्रेट लाइन है तो द प्रेशर इज गोइंग टू बी समथिंग विच इज नेगेटिव, राइट। तभी ये जो स्लोप है वो आपका नेगेटिव आ रहा होगा, राइट। सो दैट्स फ्रॉम फर्स्ट, या फिर ऑप्शन 1 के लिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि फ्रॉम फ्रॉम 1 से 2 प्रेशर इज कांस्टेंट, बट ग्राफिकली अगर देखा जाए तो प्रेशर विल बी नेगेटिव, ठीक है। इसलिए जो आपका स्लोप है दैट इज अ नेगेटिव स्लोप। तो ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन का देखते हैं, फ्रॉम 2 से 3 प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। यस, ट्रू। अगर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T देन प्रेशर इज कांस्टेंट। सी अभी हम लोगों ने प्रूव किया, ये वाला सी ऐसे आएगा। एंड डी का फ्रॉम 1 से 2 प्रेशर विल इंक्रीज, 1 से 2 प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। ये कैसे बोल रहे हैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम 1 से 2 प्रेशर इज इंक्रीजिंग? इसी से इसे अच्छा, तो T/V, अच्छा P1, अच्छा P1/P2 निकाल रहे हो आप मतलब इसमें, नहीं? अच्छा, चलो देखते हैं। P1/P2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा T1/V1, और ये आ जाएगा V2/T2। okay, so T1/T2 is less than 1 and V2/V1 is also less than 1। अच्छा, तो यहाँ से आगे ये वैल्यू इज लेस देन 1। ओके, अगर मैं यही कॉन्सेप्ट P2 P3 में निकालूं तो मैं ऐसे ही देख रहा हूँ, आई एम जस्ट चेकिंग ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं क्या सब जगह। सो P2/P3 इज इक्वल टू T2/V2 और ये हो जाएगा V3/T3। so T2/T3 is less than 1 and V3/V2 is greater than 1। हाँ ठीक है, लगा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, तो फिर डी भी आ जाएगा आपके इसी हिसाब से। ओके, बोलो और कोई डाउट है 9th में? नहीं, चलो 10th वाला देखते हैं। टेंथ का कितना आ रहा है? 1200 केल्विन। अच्छा,
हाँ बिल्कुल बिल्कुल 1200 केल्विन दिखता है यार। ठीक है, सो इसमें बोल रहे हैं कि प्रेडिक्ट वेदर द सिलेंडर विल ब्लो अप बिफोर इट मेल्ट्स और नॉट। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिलेंडर इज 1800 केल्विन। और क्वेश्चन में बोला कि आयरन सिलेंडर कंटेन्स हीलियम एट अ प्रेशर ऑफ 250 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। द सिलेंडर कैन विथस्टैंड अ प्रेशर ऑफ दिस मच। द रूम इज इन विच सिलेंडर इज प्लेस्ड कैचेस फायर। ओके, ठीक है, तो ये मेल्ट नहीं करेगा ना, या पहले मेल्ट कर जाएगा, पहले ब्लो कर जाएगा, नहीं मेल्ट होने से पहले ब्लो हो जाएगा। इसका सही आंसर तो यही होगा ना, इट विल ब्लो बिफोर मेल्टिंग। यस। कैसे देख सकते हैं? और या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, उस हिसाब से P1/T1 इज इक्वल्स टू P2/T2 कर लो, वहां से T2 आ जाएगा। एंड सिमिलरली, या फिर डायरेक्टली आप इसको जो है 4 टाइम्स कर सकते हो। हाँ अच्छा, हाँ, या तो फिर डायरेक्टली भी ऐसे ही देख सकते हो, 250 किलो पास्कल का 4 टाइम्स है, और वहाँ से जो आपका टेम्परेचर भी 4 टाइम्स होना चाहिए, उससे भी आ जाएगा। सही है, सही है, ऐसे भी देख सकता है। नेक्स्ट 11th का देखते हैं। 11th का आंसर मैं बता देता हूँ, इट इज समथिंग लाइक 262 कुछ आएगा, 262.22 ml। ठीक है, तो गैस ऑक्यूपाइज 300 ml at 27 डिग्री सेल्सियस एंड 730 mm प्रेशर। व्हाट वुड बी इट्स वॉल्यूम इन ml at its STP। सो गिवन वॉल्यूम और टेम्परेचर से और प्रेशर से हम लोग पहले इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, वहाँ से नंबर ऑफ मोल्स से आप STP से उसका वॉल्यूम जो है वो निकाल सकते हो। ठीक है, सो अल्टीमेटली आपके पास ये वॉल्यूम आ जाएगा। 11th सॉल्व करके दिखाना है क्या? 10th और 11th किसी को बताओ। नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12th का आंसर मैं बता देता हूँ क्या आ रहा है। ये आ रहा है T2। अब गैस at 0 degree Celsius and 1 atm pressure occupies 2.5 liter. What change in temperature would be necessary if the pressure is to be adjusted to 1.5 atm? The gas has been transferred to a 2 liter container. ये हुआ सबसे या नहीं हुआ? नहीं हुआ, अच्छा देखते हैं। सो फर्स्ट गिवन डाटा से हम लोग क्या करेंगे कि पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, द फर्स्ट गिवन डाटा, राइट। सो ये जो आपके पास प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का डाटा है, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, विच इज PV/RT। so pressure is 1 atm, volume is 2.5 liters divided by RT, which is 0.08, और 0.0821 ले सकते हो, या फिर कैलकुलेशन पर्पस के लिए आप सीधा 0.08 भी ले सकते हो, दैट डिपेंड्स। और टेम्परेचर यहाँ पे दिया हुआ है 273। तो यहाँ से आपका नंबर ऑफ मोल्स आ गया। इस नंबर ऑफ मोल्स से what change in the temperature would be necessary if the pressure is to be adjusted? Now the new pressure is 1.5 atm, okay, or this is the new pressure and this is the new volume. We have to find out the temperature. So temperature is equals to nRT by P। तो यहाँ पे n का वैल्यू पुट कर देते हैं, which is 2.5 divided by 0.082 into 273, और
आर टी, हाँ एन आर, हाँ एन आर वी होना चाहिए, सही बात है बिल्कुल। हम्म। पी वन वी वन बाई, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, आपका नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है ना, तो आप पी वन वी वन बाई टी वन इज इक्वल्स टू पी टू वी टू बाई टी टू भी कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक्चुअली वही कर रहा हूँ बट थोड़ा सा मेरा लंबा मेथड। ठीक है, सो यहाँ से टेम्परेचर आ रहा है आपका, टेम्परेचर आएगा पी वी बाई एन आर आएगा, हाँ माई बैड, मैंने क्वेश्चन ही गलत लिखा था, चलो कोई बात नहीं। वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे, प्रेशर का 1.5, वॉल्यूम इज 2 लीटर्स डिवाइडेड बाय n विच इज 2.5 into r into 273 मल्टीप्लाइड बाई नीचे r, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से टेम्परेचर आ जाएगा आपका 327.6 केल्विन। और अदरवाइज आप ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि आप नॉर्मली क्या करते हो कि आपके पास इतने सारे मेथड्स है सॉल्व करने के लिए, सो इफ यू कैन फाइंड अ शॉर्टर मेथड देन दैट विल सेव योर टाइम, और अदरवाइज सॉल्यूशन तो किसी ना किसी से भी फॉर्मूले से आएगा ही। सो यू कैन सॉल्व इन बोथ वेज। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। थर्टीन का कुछ आ रहा था नहीं, मैं आंसर दिखा देता हूँ, आप लोगों को बताना अगर नहीं आ रहा हो तो। बोलो 13 में किसी को डाउट है तो बताओ, या फिर सॉल्व करके देख लो, अगर नहीं किया है सॉल्व तो, नहीं आ रहा होगा तो बताना। An open vessel at 27 degrees Celsius is heated until 3 by 5th of the air in it has expelled. Assuming that the volume of the vessel remains constant, find out the temperature at which the vessel was heated. The temperature at which the vessel was heated. The air escaped out if the vessel is heated to 900 Kelvin. The temperature at which half of the air is escaped. So definitely this जो हमारे पास कंटेनर दिया हुआ है that is an open container, राइट और ये ओपन कंटेनर में हम लोग ये मान के चलेंगे कि द नंबर ऑफ मोल्स इज गोइंग टू चेंज, राइट। सो इनिशियली ओपन वेसल को हम लोगों ने 27 डिग्री सेल्सियस में था इनिशियली, और उसको हम लोगों ने हीट किया और वहाँ से हमारे पास जो है
3/5 of the air is expelled. ठीक है, तो the volume will remain constant और प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट क्योंकि ओपन कंटेनर है हमारे पास पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो यहाँ से हम लोग वॉल्यूम इज कांस्टेंट एंड यहाँ से प्रेशर भी जो है वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। ओपन कंटेनर है ना, 1 atm प्रेशर रहेगा पूरा का पूरा। सो आई कैन सी कि N1/T1 इज इक्वल्स टू N2/T2। इससे करके देखो आता है कि नहीं, मैं भी करके देखता हूँ। सो इनिशियली अगर N1 है नहीं, वॉल्यूम नहीं बढ़ा है ना, आपको तो वॉल्यूम दिया हुआ है कि कांस्टेंट है। हाँ, ये कह सकते हो एयर का वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, ये कह सकते हो बिल्कुल। उससे आ जा रहा है ना, उससे कुछ और आ रहा है। हम्म। अच्छा, 2.5 टाइम्स वॉल्यूम बढ़ गया। नहीं, नॉर्मली क्या देखो यहाँ पे मुझे आई डोंट नो कि आएगा कि नहीं आएगा, आई एम नॉट श्योर। ऐसा मैंने कभी देखा नहीं है, कभी सोचा नहीं है। वैसे आप करके देखो, अगर आता है तो ठीक है, यू कैन सॉल्व इट आउट। बट द थिंग इज कि जो हम जब हम इक्वेशन लिखते हैं पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी ना, तो उसमें जो v होता है दैट इज नॉट द वॉल्यूम ऑफ द गैस, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ठीक है, इसका अगर करोगे तो ये 15 का ए वाला जो है वो आपका ये 750 केल्विन आएगा इस इक्वेशन से। 70 आ रहा है ना, फिर ठीक ठीक है, यू कैन अप्रोच इज लाइक दैट, कर सकते हो। बाकी का पार्ट 13 का बी और सी, बी और सी हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ, करो करो।
मोल्स देखो, फर्स्ट वाले इक्वेशन में बता देता हूँ, 3/5। अच्छा चलो देखते हैं। 3/5 जो है वो आपका एयर निकल गया है, इसका मतलब है कि 2/5 है, तो फर्स्ट वाले में आप N1 की जगह N रख दो, T की जगह 300, दैट इज इक्वल्स टू N2। ये फाइंड करना है, अच्छा टेम्परेचर फाइंड करना है, और N2 हो गया आपका 2/5N इंटू T2। यहाँ से T2 आ जाएगा आपका 750 केल्विन। बी वाले में है द एयर escaped out द वेसल इज हीटेड टू 900 केल्विन, तो N इंटू 300, फिर से वही इक्वेशन, और यहाँ से N2/900। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है N2 आ जाएगा N/3, मतलब प्रेजेंट कंटेनर के अंदर N/3 प्रेजेंट है, तो इसका मतलब एस्केप कितना हुआ होगा, 2N/3, इतना एस्केप हुआ होगा, राइट। फिर सी वाले में टेम्परेचर एट विच हाफ ऑफ द एयर इज एस्केप्ड आउट, मतलब N इंटू 300 इज इक्वल टू N/2 इंटू T2। यहाँ से T2 आ जाएगा आपका 600 केल्विन। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट 14 वाला देखते हैं। 14 में है, द बल्ब was heated from 27 degrees Celsius to 227 degrees Celsius at constant pressure. Calculate the volume of the bulb if। मैं आंसर आपको दिखा देता हूँ, कुछ लोगों ने अगर सॉल्व किया होगा तो चेक कर लो, अदरवाइज अभी सॉल्व करके देख लो। If 200 ml of the air measured at 227 degrees Celsius was expelled during the process।
क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन भी ये कह रहे हैं कि जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था ओपन कंटेनर वाला, वो यहाँ पे भी ओपन कंटेनर है आपके पास एक बल्ब का, ठीक है, और ये ओपन है, राइट, और इसको हम लोग हीट कर रहे हैं फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस से टू 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मुझे बल्ब का वॉल्यूम चाहिए, वी डोंट नो द वॉल्यूम ऑफ द बल्ब, ठीक है। तो जब हमने इसको 227 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर दिया, तो इस टेम्परेचर पे इतना वॉल्यूम ऑफ द एयर जो है वो निकल निकल गया, इट हैज़ बीन एक्सपेल्ड, ठीक है। तो हम लोगों को वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर बताना है। सो यहाँ से भी आप जो है वो इनिशियल मोल्स और फाइनल मोल्स का एक रिलेशन निकाल लो, मैं एक हिंट दे दे रहा हूँ, वहाँ से फिर आप वॉल्यूम जो है वो निकाल सकते हो।
क्या? सेकंड वाला आप करोगे? लैंग्वेज का ये बस प्रॉब्लम, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ है नहीं। तो जैसा कि हम लोगों को पास बोला गया है कि हमारे पास एक बल्ब है, इस बल्ब ही ओपन है हमारा, ठीक है। इसका वॉल्यूम हमें पता करना है कि व्हाट इज द वॉल्यूम, और इसको हम लोगों ने 27 डिग्री सेल्सियस से 227 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया है, ठीक है। और वॉल्यूम एक्सपेल्ड जो है गैस का एट 227 डिग्री सेल्सियस इज 200 ml, ठीक है। आप मुझे ये बताओ कि इस बल्ब में प्रेशर कितना होगा? बता सकता है क्या कोई? कोई भी ओपन कंटेनर में, मतलब इस धरती पे कोई भी ओपन कंटेनर रखा हो, उस ओपन कंटेनर का प्रेशर क्या हो? 1 atm होगा ना, ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहां से मैं क्या करता हूं, मैं रिलेशन निकालता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल कि PV इज इक्वल्स टू NRT में मेरे पास क्या क्या चीजें हैं जो कांस्टेंट है, ठीक है। पहले वो देख लेते हैं। तो मेरा प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज नॉट चेंजिंग, है ना। तो N और T का रिलेशन है, मतलब, ठीक है। तो यहां से मैं लगा सकता हूं N1 T1 इज इक्वल्स टू N2 T2 is N300 is equal to N2 500। इसका मतलब है कि N2 is equal to 3/5 N, ठीक है। दैट मीन्स कि मोल्स एक्सपेल्ड, ये कितना हुआ? 2/5N, मतलब 2/5 जो मोल्स है वो निकल गया आपका, ठीक है। अब इसका मैं 200 का पहले मोल्स निकाल लेता हूं। मोल्स ऑफ एक्सपेल्ड गैस, ये कितना हो जाएगा आपका? PV/RT, जहां पे प्रेशर है हमारे पास 1 atm, वॉल्यूम है हमारे पास 200 ml which is nothing but that is 0.2 liters, R का वैल्यू हम लोग एज इट इज ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि ये नॉर्मली कैंसिल होता है, कैंसिल हो जाएगा, और ये 500, ठीक है। ये मोल्स ऑफ द एक्सपेल्ड गैस है। ये कब की बात कर रहे हैं हम? एट 227 डिग्री सेल्सियस। तो ये किसके बराबर है? ये मोल्स जो हमारा आया है, ये मोल्स हमारा बराबर है 2/5N के, नहीं। तो यहां से हमारे पास N का वैल्यू आ गया, N is equal to 0.2 divided by 500 R into 5/2, ठीक है। ये हमारा इनिशियल मोल्स है, N is इनिशियल मोल्स, राइट। प्रेशर क्या था इनिशियली?
प्रेशर था हमारे पास 1 atm, ये तो हमें पता है प्रेशर 1 atm ही होता है। अब इस मोल्स के कॉरस्पॉन्डिंग हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू nRT बाई P। n आया है हमारे पास 0.2 डिवाइडेड बाई 500R into 5/2 into R into initial temperature is 300 divided by pressure which is 1, right? तो ये आपका कितना आ रहा है? ये आई गेस आएगा आपका 30/100, 30/100 बोले तो 0.3, 0.3 लीटर्स आ रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 300 ml। सही है, बोलो समझ में आया? देख लो एक बार फिर से। इस क्वेश्चन से हम लोगों को यही पता चल रहा है कि वॉल्यूम जो है वो आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर पे। तो व्हेनेवर वी हैव बीन गिवन वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ द टेम्परेचर, कन्वर्ट इट इनटू मोल्स, और मोल्स से सोचने की कोशिश करो। उसके बाद जब मोल्स से आप जब सोच लोगे तो फिर देन यू कैन कन्वर्ट इट बैक टू द वॉल्यूम ऑफ दैट गैस, ठीक है। तो उसी तरीके से आपका पार्ट बी भी हो जाएगा। ओके, मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ आपको पार्ट बी करने के लिए, ठीक है। आप घर पे एक बार ट्राई करना उसको, हम लोग कल डिस्कस करते हैं पार्ट बी, ओके। और आई पार्ट बी भी आई गेस हो जाएगा 200 ml मेजर्ड एट 27 डिग्री सेल्सियस। आपका जो है प्रोसीजर जो है वो यही होगा जो हम लोगों ने कर रहे हैं, वॉल्यूम एक्सपेल्ड एट 27 डिग्री सेल्सियस 200, उसके कोरस्पॉन्डिंग आप मोल्स निकालिए एंड कोरस्पॉन्डिंगली आप जो है उससे डील कर सकते हो। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास जो है वो आपका ये वैल्यू दिया हुआ था 2/5n, ठीक है। पार्ट बी में हमारे पास n दिया हुआ है, राइट। तो वहां से आप जो है कोरस्पॉन्डिंगली निकाल के आंसर ला सकते हो, ठीक है ना। तो आई गेस कि अभी हम लोगों को एक क्विज की बात हुई थी एटॉमिक स्ट्रक्चर का, और कल आपका क्विज जो है वो मोल कॉन्सेप्ट। कल किसका किसका क्विज है? किसका किसका बोला था मैंने?
अच्छा सेकंड डे बोला था एटॉमिक स्ट्रक्चर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तो कल ही लेते हैं फिर, है ना? तो ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट बी करके देखो।
हो गया, वेरी गुड। प्रोसेस हमारा वही रहेगा, ठीक है। जो सॉल्यूशन है मैं दिखा देता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही करना है हम लोगों को। जो एन एक्सपेल्ड है बस वहाँ पे टेम्परेचर जो है हम लोगों को बस डिफरेंट रखना है। ठीक है, तो अगर 14 हो गया तो फिर 15 में आते हैं, 15 का डिस्कस करते हैं, चलो। 14 हो गया ना? वेरी गुड। 15 का भी आंसर जो है आपका बिल्कुल सही आया है। तो ये आएगा 0.74 सेंटीमीटर, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है हमारे पास, तो P1 V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2 कर लेंगे। वहां से हम लोगों के पास V2 आ जाएगा। वॉल्यूम जो है आप वॉल्यूम रख सकते हो 4/3 पाई आर क्यूब, वहां से आपका वॉल्यूम हो जाएगा। 15 हो गया तो 16 बताओ। 15 हो गया ना सबसे? 16, चलो 16 डिस्कस करते हैं। ओके, वेरी गुड देवजीत। वन 123 आएगा इसका। डिटरमाइन द वेट ऑफ द मास। ये आपने मोलर मास निकाला है, ठीक है। तो जो फर्स्ट डाटा दिया हुआ हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 16 का, एन इवेकुएटेड ग्लास वेसल वेट 50 ग्राम व्हेन एम्प्टी, 148 ग्राम व्हेन फिल्ड विद लिक्विड इफ द डेंसिटी इज इतना। तो आपका 98 ग्राम का जो है वो लिक्विड है और डेंसिटी आपका 0.98 ग्राम है। तो इससे वॉल्यूम आ गया हमारे पास इवेकुएटेड ग्लास वेसल का, विच इज 100 ml, राइट। 100 ml का ग्लास वेसल है आपके पास, और इसमें 0.5 ग्राम जो है आइडल गैस रखा हम लोगों ने। 0.5 ग्राम आइडल गैस, और इसमें प्रेशर जो है वो 1 atm है, और टेम्परेचर गिवन है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन के डाटा से हम लोगों के पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो मास नहीं, वेट तो चेंज नहीं होगा ना आपको, तो आप तो कुछ भी ले लो वेट किसी भी टेम्परेचर पे, है ना। वॉल्यूम चेंज होगा। तो मास ऑफ लिक्विड आ गया आपके पास 98 ग्राम, डेंसिटी गिवन है 0.98 ग्राम पर ml। यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा मास बाई डेंसिटी, विच इज 100 ml। तो ये वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर आ गया। प्रेशर दिया हुआ है 1 atm, और मास ऑफ गैस इज 0.5 ग्राम, ठीक है। टेम्परेचर भी गिवन है। तो नॉर्मली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन में कि PV is equals to 0.5 divided by molecular mass into RT. Temperature is 300 Kelvin, ठीक है। तो यहाँ से मॉलिक्यूलर मास आपका आ जाएगा 123 ग्राम पर मोल। सेवनटीन का बताइए।
यस देव जी, 7/32 ये रेशियो आएगा। ठीक है, तो ये मास का रेशियो दिया हुआ है 1:4 का, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या आ रहा है? 0.578 देखते हैं, आंसर में दिखा देता हूँ। बिल्कुल। आप लोग को एक बार फिर से देखना, अगर जिन्होंने अभी सॉल्व नहीं किया है, या फिर एक बार फिर से इनको सॉल्व करना है, एक बार आप खुद से सॉल्व करके देखो। अगर नहीं होता है तो फिर देन विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस आफ्टर क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 और 18। ठीक है, आप एक बार खुद से ट्राई करके देखना, दे आर क्वाइट इजी क्वेश्चंस, और 18 जो है वो इजीली हो जाएगा। फाइनली जब हम लोग, जैसे मान लो कि दो कंटेनर जो है वो कनेक्टेड है आपस में, जब हम लोग उसके उनके बीच का जो फ्लास्क है वो ओपन कर देंगे, या फिर कॉर्क जो है वो ओपन कर देंगे, देन द फाइनल प्रेशर इज गोइंग टू बी सेम थ्रू आउट द कंटेनर। ठीक है, तो प्रेशर क्या है कि जैसे अब मान लो कि कोई गैस सिलेंडर का प्रेशर, गैस सिलेंडर का प्रेशर हम लोग कैसे लेते हैं कि भाई प्रेशर थ्रू आउट द सरफेस एरिया जो है उसका कांस्टेंट रहता है। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर कम प्रेशर लगेगा, नीचे ज़्यादा प्रेशर लगेगा। ठीक है, आइडियल गैस का ये एक प्रॉपर्टी होता है कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स का जो मास होता है या फिर उसका जो वॉल्यूम होता है दैट इज नेग्लिजिबल, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उस पर नेग्लिजिबल मानते हैं हम लोग आइडियल गैस के केस में। ठीक है, सो दैट्स वाई कभी भी आइडियल गैस अगर आप एक कंटेनर में रखोगे या सिलेंडर में रखोगे तो कभी ऐसा नहीं होगा कि नीचे के साइड में डेंस रहेगा और ऊपर जो है वो डेंसिटी उसकी कम रहेगी। ठीक है, बट द थिंग इज कि थ्रू आउट द कंटेनर द डेंसिटी विल बी इक्वल, राइट, एंड दैट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी। ये हम लोग देखेंगे जब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग का स्टार्ट होगा, ये हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में देखेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट कि व्हाट इज द आइडियल गैस इक्वेशन। आई एम मूविंग अवे फ्रॉम दीज क्वेश्चंस। सो एज आई सेड कि अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है तो आप एक बार खुद से सॉल्व इसको करके देखो। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो जस्ट लेट मी नो इन व्हाट्सएप, आई विल सेंड यू द सॉल्यूशंस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ पढ़ना भी चाहिए हम लोगों को, आज सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व किया है, कुछ थ्योरीज भी देखते हैं। सो आइडियल गैस इक्वेशन कहाँ से है? आइडियल गैस इक्वेशन जो है हमारा बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ से है। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, सो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। चार्ल्स लॉ बोलता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एंड एवोगाड्रोस लॉ कहता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। जब मैं इन तीनों इक्वेशन को क्लब करूंगा तो विल गेट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT by P। ठीक है, विच इज मोल्स टेम्परेचर बाई P। ठीक है, इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट ऐड करते हैं विच इज R, विच इज नोन एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और गैस कांस्टेंट। ठीक है, सो R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और उसका जो वैल्यूज होता है दैट वैल्यूज आर दीज थ्री वैल्यूज। ठीक है, ये तीन वैल्यूज होते हैं। अगर हम लोग कब द थिंग इज कि हम लोग ये वैल्यूज कब यूज करेंगे। ठीक है, जैसे R का वैल्यू होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन।
तो प्रेशर अगर आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ले रहे हो, ये कब यूज करना है? जब प्रेशर ले रहे हैं हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है, तब हम लोग ये वैल्यू यूज करते हैं। फिर और वॉल्यूम हम लोग ले रहे हैं मीटर क्यूब में, तब यूज करता हूँ। ये वैल्यू हम लोग तब यूज करेंगे जब हम लोग प्रेशर ले रहे होंगे एटीएम में और वॉल्यूम ले रहे होंगे लीटर में, ठीक है, तब हम लोग ये सब जो है वैल्यूज यूज कर सकते हैं। सिमिलरली आर का जो वैल्यू है वो 1.98 कैलोरी पर केल्विन पर मोल है। सो द रिलेशन इज कि आपका 1 कैलोरी जो है वो दैट इज अराउंड 4.18 जूल, इतने के बराबर होता है, ठीक है। तो जब आप 1.98 से मल्टीप्लाई करोगे 4.18, तो आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, सो ये कन्वर्जन यूनिट जो है वो आप ध्यान में रख सकते हो। कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम लोग डायरेक्टली टू यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा, राइट। So this is our ideal gas equation which is PV is equals to nRT. So आइडियल गैस इक्वेशन में जो हमारे पास चार वेरिएबल है, P प्रेशर, V वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स N एंड टेम्परेचर T, ठीक है। उसी का रिलेशन को हम लोग कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। जो इक्वेशन एक स्टेट को बताता है उसको हम लोग इक्वेशन ऑफ स्टेट्स कहते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आइडियल गैस इक्वेशन इज अ रिलेशन बिटवीन फोर वेरिएबल्स एंड it describes the state of any gas, therefore it is called as equation of states, ठीक है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 19 देखो सॉल्व करके कितना आ रहा है। कैलकुलेट द वेट ऑफ CH4 in 9 लीटर सिलेंडर at 16 atm and 27 डिग्री सेल्सियस। Yes Govinda, you're absolutely right, very good। आर का वैल्यू आप 0.08 लीटर एटीएम पर केल्विन ले सकते हो। पर केल्विन पर मोल, नहीं रितम 192 तो नहीं आएगा। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से करके देखो, कितना आना चाहिए। यूज टेम्परेचर इन केल्विन, नाइन्टी सिक्स आ रहा है ना। यस समझ लिया। यहाँ से आपका ये वैल्यू जो है वो 6 मोल्स आ जाएगा और CH4 का जो मास है दैट इज 16 ग्राम, 16 इंटू 6 जो है आपका 96 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए।
वेरी गुड देवजीत. Yes, Govinda, you're absolutely right. Very good. आंसर दिखा देता हूँ मैं. इसका आंसर टेम्परेचर इज 100 केल्विन या फिर -173 डिग्री सेल्सियस. और वॉल्यूम जो है आपका 0.82 लीटर्स है. सो प्रेशर और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन आने वाला है P1/T1 इज इक्वल्स टू P2/T2. तो यहाँ से प्रेशर आपके पास 1 atm है, टेम्परेचर इज T डिग्री सेल्सियस और इसको हम लोग केल्विन में चेंज कर लेंगे. P2 इज 1.1, 10% बढ़ गया है. और यहाँ से टेम्परेचर जो है हम लोग 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया था, तो हम लोगों ने 283. ठीक है, या फिर उसको मोर प्रिसाइजली लिखें तो 273 प्लस 10. राइट, तो यहाँ से टेम्परेचर आप T निकाल लो, इस इक्वेशन से T आ जाएगा. ठीक है, विच इज -173 डिग्री सेल्सियस. एक बार टेम्परेचर आ जाएगा तो एक बार फिर वॉल्यूम पे आ जाएगा. नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों को पता है 12 ग्राम गैस दिया हुआ है. ठीक है, आइडियल गैस का. और मॉलिक्यूलर मास भी दिया हुआ है, तो वी नो व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, अब बात करते हैं डेंसिटी और एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैसेस सब्सटेंस. सो डेंसिटी इज व्हाट? डेंसिटी इज नथिंग बट दैट इज मास बाय वॉल्यूम. ठीक है, और अगर हम लोग इक्वेशन देखें विच इज N/V इज इक्वल्स टू P/RT. N को लिख सकते हैं हम वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो इसको मैं कैपिटल M से लिख रहा हूँ. सो N/V इज इक्वल्स टू वेट बाय मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. राइट, तो वेट बाय वॉल्यूम मैंने एक जगह मैं ले आया हूँ. सो दिस इज वेट बाय वॉल्यूम इज नथिंग बट दैट इज डेंसिटी. राइट, तो N/V को मैं D/M लिख सकता हूँ, विच इज D, वेयर D इज डेंसिटी. इसको D इज डेंसिटी. ठीक है,
तो यहाँ से आपका जो है इक्वेशन आ गया D इज इक्वल्स टू पी एम बाई आर टी। ठीक है, दिस इज द एब्सोल्यूट डेंसिटी। ओके, सो डेंसिटी जो है वो हम लोग दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। डेंसिटी एक डिफाइन करते हैं हम लोग एब्सोल्यूट डेंसिटी और एक रिलेटिव डेंसिटी के तौर पे। Where density rho is mass by volume, और एक हम लोग रिलेटिव डेंसिटी के तौर पे भी डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी में भी हम लोग जो है क्लासिफाई कर सकते हैं इसको इनटू टू कैटेगरीज। सॉलिड्स के लिए डिफाइन कर सकते हैं या लिक्विड और गैस के लिए डिफाइन कर सकते हैं, सॉलिड या फिर लिक्विड के लिए। इसके लिए हम लोग डिफाइन करते हैं रिलेटिव डेंसिटी एज ठीक है, density of solid or liquid divided by density of water at 4 degree Celsius, that is the relative density of either solid or liquid। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करते हैं गैसेस के लिए। गैसेस के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, दैट इज डेंसिटी ऑफ गैस ऑफ, डेंसिटी इसको ऐसे लिखता है, डेंसिटी ऑफ गिवन मोल्स ऑफ गैस एट अ पर्टिकुलर, अच्छा मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ, इसमें नहीं आ रहा, density of a given moles of gas at a particular temperature and pressure divided by density of H2 gas density of
same moles of H2 gas at same temperature and pressure. इसका क्या मतलब है कि जितना मोल्स हम लोगों ने ऊपर में लिया था ना, यहाँ पे जितना मोल्स लिया था उतना ही यहाँ पे मोल्स लेना है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर और प्रेशर लिया था वो यहाँ पे भी टेम्परेचर और प्रेशर वही लेना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हम जैसे मान लो कि अगर हम लोग देखें डेंसिटी क्या है H2 मॉलिक्यूल का या H2 गैस का, जैसे मान लो निकालते हैं हम लोग डेंसिटी ऑफ 1 मोल H2 गैस एट STP। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मास बाय वॉल्यूम, विच इज मास इज 2 ग्राम्स एंड वॉल्यूम इज 22.4 लीटर्स, है ना। एंड सिमिलरली अगर हम लोग निकाले डेंसिटी ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP, ये कितना हो जाएगा, उसका मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स, है कि नहीं। देयरफॉर वी कैन राइट कि वेपर डेंसिटी is equal to molecular mass divided by 2, है कि नहीं। कोई बोलेगा कि STP क्यों लिया और कुछ नहीं ले सकते, ले सकते हैं, लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वेपर डेंसिटी ले रहे हो किसी और दूसरे टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो वेपर डेंसिटी इज व्हाट, डेंसिटी ऑफ अ गैस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो दैट इज व्हाट, PM by RT divided by P into 2 by RT, which is density of H2 at a particular temperature and pressure। जब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों जगह सेम है तो ये मॉलिक्यूलर मास बाई 2 ही तो आएगा। ठीक है, इसको रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड को हम लोग जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। ठीक है, ये रिलेटिव डेंसिटी इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी। So this is how the density is calculated. Either it is calculated on an absolute scale or either it is calculated on a relative scale. So sometimes आप लोग जो फिजिक्स में जो मोस्टली देखोगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दिस सॉलिड इज दिस मच। सो दिस इज हाउ इट इज डिफाइंड, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड। और नॉर्मली ये जो टेम्परेचर लेते हैं हम लोग, नॉर्मल टेम्परेचर लेते हैं, रूम टेम्परेचर पे ये जो डेंसिटी निकाल रहे होते हैं विच इज अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस। किसी किसी में 20 डिग्री सेल्सियस भी लेते हैं, बट दैट इज नॉट द इशू। ये टेम्परेचर की पे इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करता सॉलिड और लिक्विड का डेंसिटी। सो दैट इज डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज 1 ग्राम पर ml। ठीक है, और गैसेस के लिए हम लोग जो है वो वेपर डेंसिटी डिफाइन करते हैं। और एज आई सेड कि वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा कि डेंसिटी ऑफ अ गिवन मोल्स ऑफ द गैस एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द सेम मोल्स ऑफ H2 गैस एट
सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जब टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो गया तो अल्टीमेटली ऊपर और नीचे जो है वो कैंसिल होगा, बिकॉज वी कंसिडर द गैसेस टू बी आइडियल गैस। और उसमें जब आप डेंसिटी का फॉर्मूला लिखोगे तो देन प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड आर विल गेट कैंसिल आउट। सो अल्टीमेटली योर वेपर डेंसिटी विल बी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास बाई 2, और मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू वेपर डेंसिटी बाई 2। ठीक है, तो एक्सपांडेड टर्म में भी लिख ही देते हैं कि भाई वेपर डेंसिटी क्या है, राइट। Vapor density is equal to molecular mass of gas divided by 2। ठीक है, इस हिसाब से जो हम लोग डेंसिटी इसका कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोगों ने भी इसमें एब्सोल्यूट डेंसिटी देखा, दिस इज एब्सोल्यूट डेंसिटी। ओके, सो एब्सोल्यूट डेंसिटी के टर्म्स से हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलते हैं कि मान लो कि हमारे पास एक बलून है और इस बलून में हमारे पास दो गैसेस है। ठीक है, गैस ए एंड गैस बी, जो कि नॉर्मली होता है। आप एक बलून लो, बलून को फुलाओ, तो उसमें नॉर्मली आपका क्या रहेगा, N2 रहेगा और O2 गैस रहेगा। ठीक है, मोस्टली मतलब आप अपन है कि 71% आपका जो है 78% N2 है और 21% जो है आपका O2 है, तो more than 99% is your N2 and O2 gas. So considering कि सिमिलर हमारे पास एक सेटअप है जहाँ पे एक बलून में हमारे पास दो गैसेस हैं, गैस ए और गैस बी। जब गैस ए का आप प्रेशर बोलोगे कि क्या होगा, गैस ए का प्रेशर मान लेते हैं पी ए है और गैस बी का प्रेशर मान लेते हैं पी बी है। ठीक है, ओवरऑल मैं ये इक्वेशन तो लिख सकता हूँ कि एन टोटल इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। ठीक है, ये तो लिखा जा सकता है। तो इस इक्वेशन से ही मैं जो है आगे प्रोसीड कर रहा हूँ, है ना, कि एन टोटल इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी। तो एन टोटल क्या होगा हमारे पास, एन टोटल होगा पी टोटल वी डिवाइडेड बाई आर टी। एन ए क्या होगा आपके पास, प्रेशर ऑफ ए इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई आर टी, और एन ऑफ बी होगा हमारे पास प्रेशर ऑफ बी वॉल्यूम डिवाइड बाई आर टी। यहाँ मैं वी टोटल या वी ए वी भी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ए तो पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि भाई एक जगह हमने मान लो एक्स डाल दिया और दूसरी जगह हमने फॉग डाल दिया। ठीक है, तो एक्स का जो वॉल्यूम है वो कुछ और होगा, फॉग का वॉल्यूम कुछ और होगा। कमरे में तो दोनों का स्मेल जाएगा ना। तो दैट्स व्हाई द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, राइट। अगर आप इस पूरे इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट कि pressure, total pressure is the summation of the individual pressures, right, and this individual pressure is known as the partial pressure of the gas। ठीक है, उसका खुद का प्रेशर। अगर गैस बी नहीं रहता, अगर कंटेनर में गैस बी नहीं रहता, सिर्फ गैस ए रहता, तो उसका जो प्रेशर होता, ठीक है, दैट इज व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर। सिमिलरली अगर कंटेनर में गैस ए नहीं रहता, सिर्फ गैस बी रहता, तो उसका प्रेशर इज द पार्शियल प्रेशर। लेकिन है तो दोनों, ठीक है, और अगर दोनों है तो फिर अपना अपना खुद का जो प्रेशर लगा रहे हैं, मतलब खुद का जो कंट्रीब्यूशन है प्रेशर का, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि दो से ज्यादा गैस रहे हमारे पास, 3 हो, 4 हो, 10 हो, तो all the gases will apply its individual pressure and the summation of their individual pressure will be the total pressure, okay, which is pressure total is equals to PA plus PB plus PC जो है चलता जाएगा ऐसे ही। तो इसका जो स्टेटमेंट है, दैट स्टेटमेंट स्टेट्स दैट the total pressure exerted by mixture of non reactive gases, this is very important, non reactive होना चाहिए, गैस जो है एक दूसरे से रिएक्ट नहीं होना चाहिए, they must be inert। ऐसा नहीं है कि H2 डाल दिया और Cl2 डाल दिया और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके HCl बना रहे हैं और हम लोग पार्शियल प्रेशर निकाल रहे हैं, नहीं, फिर नहीं निकलेगा पार्शियल प्रेशर। ठीक है, सो द गैस मस्ट बी नॉन रिएक्टिव। ओके, सो अगर रिएक्ट नहीं कर रहा है तब की बात कर रहे हैं, तो द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैस इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैस। ठीक है, सो इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द इंडिविजुअल गैसेस इज पार्शियल प्रेशर। जो मैं कह रहा हूँ कि मतलब खुद का कंट्रीब्यूशन।
अपना अपना प्रेशर देख लो भाई, तुम लोगों का जो प्रेशर है अपना अपना खुद का, दैट इज द पार्शियल प्रेशर, और उनका समेशन इज द टोटल प्रेशर। एंड वी आर टॉकिंग दिस, और वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्शियल प्रेशर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, राइट, क्योंकि आपका प्रेशर जो है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है। आई एम कंसिडरिंग कि यहाँ पे जो कंटेनर है हमारे पास क्लोज कंटेनर है, दैट्स वाई द नंबर ऑफ मोल्स इज नॉट चेंजिंग, एंड दस वी कैन फाइंड आउट देयर पार्शियल प्रेशर, राइट। तो इसी में देखो, जैसे मान लो कि अगर मान लो मैंने अगर आप जैसे, हाँ मैं नीचे आ जाता हूँ, नीचे में भी है कुछ, मान लो जैसे मैंने पी ए लिखा, तो पी ए इज एन ए आर टी बाई वी, पी वी लिखा तो पी वी इज एन बी आर टी बाई वी। पी टोटल क्या लिख सकते हैं, पी टोटल शुड बी एन ए प्लस एन बी आर टी बाई वी, राइट। अगर मैं पी ए बाई पी टोटल करूं तो ये एक्स से आएगा, है ना। सिमिलरली अगर मैं पी बी बाई पी टोटल करूं तो ये एक्स भी आएगा, विच इज नथिंग बट दैट इज द मोल फ्रैक्शन। XA and XB are, XA is the mole fraction of A, XB is the mole fraction of B. So this is how they are related, ठीक है, कि PA is equals to mole fraction of A into total pressure, PB is equals to mole fraction of B into total pressure, right? So जो आपका partial pressure है, partial pressure mole fraction into total pressure होगा, ठीक है। मतलब मेरा मतलब एक गैस का कितना प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके मोल फ्रैक्शन पे, है ना। तो आई कैन से फ्रॉम दिस इक्वेशन दैट द पार्शियल प्रेशर is directly proportional to mole fraction, ठीक है। इस हिसाब से चलेगा ये पार्शियल प्रेशर। तो ये रिलेशन है हमारा मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर के बीच में। ऐसा होता है ना क्योंकि कभी कभी जो गैसेस हम लोग ऑब्टेन कर रहे होते हैं वो एक्वस मीडियम से होकर के गुजरता है या फिर वाटर से होकर के गुजरता है। जैसे हम लोगों के पास एक एक्सपेरिमेंट था H2 गैस का, कि अगर हम लोग एसिड और मेटल का रिएक्शन कराते हैं तो कौन सा गैस निकलता है। तो हम लोग, अगर आपको याद हो तो एक सेटअप होता था जिसमें हम लोग सोप वाटर में जो गैस प्रोड्यूस हो रहा है मेटल और एसिड का उसको पास करते थे, और उस सोप सॉल्यूशन से बबल्स के तौर पे H2 गैस निकलता था, और उसको हम लोग जब कैंडल बर्न करते थे तो पॉप साउंड करता था, राइट। सो इसी तरीके से मोस्टली जो गैसेस कलेक्ट किए जाते हैं ना वो वाटर के ऊपर कलेक्ट किए जाते हैं, कि वो वाटर से निकलता हुआ ताकि हमें दिखे कि हाँ भाई बबल्स अगर निकल रहे हैं तो दैट मीन्स कि गैसेस जो है वो रिलीज हो रहे हैं, राइट। सो कभी कभी क्या होता है ना कि वाटर का भी जो प्रेशर है या फिर वाटर वेपर्स भी जो है ना वो गैसेस के साथ कलेक्ट हो जाते हैं। सो जब भी हम लोगों को ड्राई गैस का प्रेशर निकालना पड़ेगा तो ड्राई गैस का प्रेशर निकलेगा टोटल प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ द वाटर है, ठीक है। इट इज द वेपर प्रेशर और द पार्शियल प्रेशर ऑफ द वाटर। इसको वेपर प्रेशर बोलेंगे तो ज्यादा इजी है, मतलब ज्यादा आसान है। मान लो कि हमारे पास एक कंटेनर है, मैं वेपर प्रेशर किसको बोल रहा हूँ, एक कंटेनर है और इसमें वाटर जो है भरा हुआ है, दिस इज वाटर, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों को जो है एक इंटरफेस दिख रहा है। इंटरफेस क्या कौन सा है, ये वाला जो टॉप सरफेस है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेस, ठीक है। और ये मतलब रखा हुआ है, ठीक है, एक क्लोज कंटेनर में ऐसे करके बंद है। सो देयर वुड कम अ पॉइंट कि हमारा जो H2O मॉलिक्यूल्स होगा वो वेपर फॉर्म में भी होगा, है ना। ठीक है। सो देयर विल कम अ पॉइंट कि जब आपका रेट ऑफ कंडेंसेशन विल बी इक्वल्स टू द रेट ऑफ इवापोरेशन, और उसको हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम rate of condensation
will be equal to rate of evaporation. इस पॉइंट पे जो वाटर वेपर प्रेशर लगा रहा होगा इंटरफेस पे, उसको हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर. ठीक है, या फिर इसको एक्वस टेंशन भी कह सकते हैं. एक्वस टेंशन और वेपर प्रेशर आर द सेम थिंग. So aqueous tension or vapor pressure, they are same and they are related only with temperature. वो बस टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा आपका वेपर प्रेशर. ऐसा नहीं है कि सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा या फिर इस पे डिपेंड करेगा उस पे डिपेंड करेगा, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा. एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड और अ वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड विल बी सेम एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि तालाब है तो तालाब में 25 डिग्री सेल्सियस पे उसका जो एक्वस प्रेशर है दैट इज मोर देन ग्लास पे रखा हुआ वाटर. नहीं, ग्लास पे रखा हुआ जो वाटर है उसका जो वेपर प्रेशर होगा एट 25 डिग्री सेल्सियस, पॉन्ड में या ओशन में रखा हुआ पानी जो है, गिवन द फैक्ट कि पानी जो है वो सेम है, कंटेंट सेम है, कोई इम्प्योरिटी नहीं है, तो उन सब का वेपर प्रेशर विल बी सेम. सो एक्वस टेंशन ऑफ द वाटर डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर या फिर एक्वस टेंशन ऑफ एनी लिक्विड. ठीक है, वाटर होगा तो हम लोग एक्वस टेंशन बोलेंगे, अदरवाइज हम लोग वेपर प्रेशर बोलेंगे. ठीक है, किसी भी लिक्विड का. तो एक्वस टेंशन ऑफ वाटर विल ओनली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, और ये जो है कुछ डाटा जो है वो गिवन है. ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग जो है ड्राई गैस का प्रेशर निकालना होगा तो हम लोग टोटल प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन कर देंगे, टेम्परेचर देख लेंगे, टेम्परेचर के हिसाब से डाटा भी गिवन होगा हम लोगों के पास कि इसका एक्वस टेंशन क्या है किस टेम्परेचर पे, और वहां से हम लोगों के पास प्रेशर आ जाएगा. ठीक है, तो हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, वो वेपर प्रेशर और एक्वस टेंशन से और डाल्टन्स लॉ से. ठीक है, और कल आप लोगों का जो है एक एटॉमिक स्ट्रक्चर का टेस्ट होगा, क्विज होगा, आप लोग देखना, मैं क्वेश्चन पेपर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ. ठीक है, और कोई डाउट बताओ, और कोई दिक्कत?